welcome students. Today we are going to discuss the arene complexes. एरीन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपका एरीन रिंग होगा दैट इज़ बेंजीन रिंग हम उसको कह सकते हैं, वो उसकी जो हेप्टासिटी होती है वो ईटा 6 हेप्टासिटी होती है. इट मीन्स आपका जो बेंजीन रिंग है वो अपने 6 कार्बन से जो है मेटल एटम से अटैच होता है इन एरीन कॉम्प्लेक्सेस में. जो आपका बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है वो नॉर्मली हेक्साहेप्टो होता है, ईटा 6 फॉर्मेशन करता है. इट कैन एक्ट एज अ ईटा 4 एंड ईटा 2 ऑल्सो, बट जो जनरली इसका फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स में ईटा 6 फॉर्म में रहता है, और जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मेटल एटम को शेयर करता है. जो फर्स्ट एरीन कॉम्प्लेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय द एफ हैन इन 1919 में उन्होंने क्या किया था, फिनाइल जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज़ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको उन्होंने यूज़ किया विद CrCl3 इन द ड्राई ईथर सोलवेंट. देन उन्होंने जो प्रिपेयर किया कंपाउंड दैट वाज दिस पॉलीफिनाइल क्रोमियम कंपाउंड. ठीक है, जिसमें आपका जो यहाँ पे जो पीएच रिंग है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, उसका नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पे हो सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द कॉम्प्लेक्स या चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कहें तो 0+1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है. उनके जो रिएक्शन मिक्सचर जब उन्होंने फॉर्म किया था प्रोडक्ट का, तो उनमें इस तरह से आपके जो फिनाइल रिंग थी जो वो क्रोमियम मेटल से अटैच थी. ठीक है, और उस टाइम पे जो है इसको एरीन 6 कॉम्प्लेक्स नहीं कहा गया था. दैट टाइम दैट वाज ओनली पॉलीफिनाइल क्रोमियम कंपाउंड था. उसके बाद 1954 के बाद जो है इसको नाम दिया गया एज ए बेंजीन और डाइफिनाइल कॉम्प्लेक्स. नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हम देखते हैं फ्रॉम द मेटल हैलाइड्स. जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका ट्रांजिशन मेटल हैलाइड फॉर्म में जब उनको एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट in the with the benzene at 140 degree Celsius temperature and high pressure, then this benzene chromium जो है आपका फॉर्म होता है along with the AlCl4 नेगेटिव. नेक्स्ट जो आपका होता है कि आपका जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसमें जो आपका क्रोमियम है दैट इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इस क्रोमियम 1 कैटायन को रिड्यूस किया जा सकता है और उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्वस सोडियम थायोनाइड. जब इसको एक्वस सोडियम थायोनाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है अबव फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स को, देन इट गेट कन्वर्ट इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमियम, और जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो न्यूट्रल होगा. जो अपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था दैट वाज इन द कैटायनिक फॉर्म. नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज़ मेटल एटम वेपर फ्री सिंथेसिस. इसमें क्या होता है कि आपका मेटल एटम होता है उसको सॉलिड से पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जब उसको कंडेंस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन तो वहाँ पे ईटा 6 एरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. एज यू कैन सी इन द रिएक्शन दिस इज़ योर मेटल, और ये मेटल आपका कोई भी हो सकता है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन. उसको पहले गैस में फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन. जब उसको कंडेंस किया जाता है दैन इट विल फॉर्म द मेटल एरीन कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स. जो आपके मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है उनका इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन जब फोटोलिटिकली रिएक्शन कराया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, दैन या फिर उनको हीट करके या किसी बॉइलिंग सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया जाता है देन अगेन जो है एरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. एज यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड होता है, तो एक बेंजीन ईटा 6 बेंजीन को मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए 3 कार्बोनिल लिगेंड जो होते हैं वो रिप्लेस आउट किए जाते हैं फ्रॉम द मेटल कार्बोनिल टू प्रिपेयर द एरीन कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज मेटल कार्बोनिल हैलाइड. मेटल कार्बोनिल हैलाइड अगेन द जो है वो मेटल कार्बोनिल का सब्सटीट्यूएंट होता है, सब्सटीट्यूटेड पार्ट होता है, और इसका जब AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में विद बेंजीन जब रिएक्ट कराया जाता है तो अगेन जो है यहाँ पे कैटायनिक यहाँ पे ईटा 6 कैरिंग एरीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. बट ये कंप्लीट एरीन कॉम्प्लेक्स नहीं है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ एरीन लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड भी प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज साइक्लिक कंडेंसेशन ऑफ एल्काइंस. पहले एल्काइंस को साइक्लिक फॉर्म में उनको कंडेंस किया जाता है, मीन्स आपका एक एल्काइन है दूसरे एल्काइन के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसका कंडेंसेशन होगा. इस तरह से जो होता है रिएक्शन होती है इनके बीच में, फिर ये 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा. आफ्टर दिस दैट जो तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ जो आपका एल्काइन है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ में इस मैनर में,
एंड देन ये भी ऐड हो जाएगा और फिर ये क्या करता है, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और उस 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मेटल एटम, क्रोमियम मेटल एटम को डोनेट किए जाते हैं टू कंप्लीट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। जो इसमें टेट्राहाइड्रोन फ्यूरॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है उसके 3 लिगेंड जो है वो रिमूव आउट हो जाते हैं, बिकॉज जो बेंजीन है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो वहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन कैरिंग 3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डिस्प्लेस आउट हो जाते हैं विद द सिंगल बेंजीन। नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अगर हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करें इसमें तो अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका बिस एरीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये जो होता है सैंडविच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर्टिकुलरली इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सैंडविच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो आपका क्रोमियम मेटल एटम है वो 2 रिंग के बीच में स्टक होती है। दोनों रिंग जो होती है बेंजीन रिंग वो आपस में पैरेलल होती हैं और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आती है। अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो इसका पॉइंट ग्रुप आता है इस कंपाउंड का दैट इज़ D6H। और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 रिंग के बीच का डिस्टेंस, 2 रिंग जो है आपस में जो इनकी डिस्टेंस है दैट इज़ 3.23 एंगस्ट्रॉम। क्रोमियम से जो सी की डिस्टेंस है ईच रिंग के कार्बन की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2.15 एंगस्ट्रॉम। दोनों इक्वली डिस्टेंस पे हैं। क्रोमियम से मेटल जो क्रोमियम एटम से जो एरीन रिंग है उन दोनों की डिस्टेंस सेम है 2.15। और जो बेंजीन रिंग में सी और एच बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.1 एंगस्ट्रॉम। और जो बेंजीन रिंग के सी जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम। कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में आता है। जो हाइड्रोजन एटम होते हैं बेंजीन रिंग्स के, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है 6 हाइड्रोजन एटम्स, ये जो होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन बॉन्ड विद द मेटल एटम ये टुवार्ड्स द मेटल एटम टिल्ट हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो मेटल और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो टुवार्ड्स द मेटल अपने आप को अट्रैक्ट करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के टुवार्ड्स, दैट्स वाई वो बैंड हो जाते हैं टुवार्ड्स द मेटल एटम। अनदर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स जो कि एरीन और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे और 3 कार्बोनिल लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। जो 3 कार्बोनिल लिगेंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो बेंजीन रिंग से क्या होते हैं स्टगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन रिंग और जो CO का जो अपोजिटली यहाँ पे लाई कर रहे हैं जिसको हम स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल में डिस्टेंस की बात करें तो कार्बन कार्बन डिस्टेंस इन द बेंजीन रिंग इज़ 1.41 एंगस्ट्रॉम। ऊपर ये डिस्टेंस थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपाउंड्स के ऊपर, बिकॉज जो लिगेंड्स हैं उनका बैक बाय डोनेशन कैसा होता है या मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है उससे डिसाइड होता है कि बाउंड लेंथ कितना वेरी करेगी। फिर उसका CR का जो डिस्टेंस होता है जो रिंग से और इसकी जो डिस्टेंस होती है मेटल एटम की दैट इज़ 2.323 एंगस्ट्रॉम। ऊपर वाले केस में दैट वाज 2.15 एंगस्ट्रॉम। और नीचे जो आपका क्रोमियम ऑक्सीजन जो डिस्टेंस है कार्बोनिल ऑक्सीजन की क्रोमियम से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2.95 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो जो बॉन्डिंग है एरीन कॉम्प्लेक्सेस में वो क्वाइट सिमिलर होती है टू द फेरोसिन कॉम्प्लेक्सेस। फेरोसिन में भी हमने देखा था 5 कार्बन एटम होते हैं ईच रिंग में और वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सेम यहाँ पे होते हैं, यहाँ 6 कार्बन एटम होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 6 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो आपका ईच कार्बन पे जो है एक सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पीजेड लेफ्ट ओवर रहती है। जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ईच sp2 हाइब्रिड कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम एंड 2 सिग्मा बॉन्ड विद द एडजेसेंट 2 कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपस में ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं कार्बन की आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करके भी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिग्मा स्केलेटन ऑफ C6H6 जो होता है इस तरह से फॉर्म होता है। अब ये सिग्मा स्केलेटन बना है सिर्फ, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आपको पता है बेंजीन में 3 पाई जो होते हैं बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वो 3 पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो आपकी सारे एटम के ऊपर जो एक एक सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पीजेड बची है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन शो करती है और उसके बाद 6 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। जो 6 टू पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी वो आफ्टर द लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस द 6 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन इन दिस मैनर।
ठीक है। ये जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थी ये परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन रिंग है, और ये आपस में सारी पैरेलल है, इसीलिए आपस में सारी ओवरलैप कर सकती हैं, एनर्जी सबका सेम है, और आफ्टर ओवरलैपिंग दे फॉर्म द 6 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें psi 1 सबसे लोअर एनर्जी का फॉर्म होगा, psi 2 और psi 3 दो डिजनरेट पेयर्स होंगे, उसके बाद psi 4 एंड psi 5 डिजनरेट पेयर होगा, एंड सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होगा वो psi 1 मोलिकुलर ऑर्बिटल का होगा। जो psi 4 एंड psi 5 psi 6 जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो आपके psi 1 psi 2 psi 3 बॉन्डिंग फिल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे psi 2 एंड psi 3 होती है। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है यहाँ पे psi 4 एंड psi 5 होता है। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो अगर हम एग्जांपल लें बिस एडीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का, तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 रिंग जो है वो क्रोमियम को डोनेट कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कैसे फॉर्मेशन होगा, जो आपकी 2 रिंग्स हैं इनमें जो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई ऑर्बिटल जो फॉर्म हुई है यहाँ पे, ये पाई ऑर्बिटल्स 6 पाई ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और लिगेंड ऑर्बिटल शो करती हैं LGAO, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 12 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स ईच रिंग पे जो 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, ये उनका स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये फॉर्म होती हैं, जिनको डेजिग्नेट किया गया है, नेम जो इनके हैं, जो आपका लोअर वन psi 1 है उसको ए से डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी। जो psi 2 और psi 3 है दे आर द डोमिनेटेड एज E1, psi 4 एंड psi 5 एज टर्म E2 एंड psi 6 इज B। ओके, ये वोल्केन सिंबल्स होते हैं सारे। उसके बाद क्या होता है कि आपका प्लेन की अगर हम बात करें, तो मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में आपको बताया है कि जो नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है उससे एक उसमें नोड प्रेजेंट होता है, सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो नंबर होता है उससे एक नोड उसमें प्रेजेंट होता है। सपोज आपका ये psi 1 है, सो psi 1 1 है, इट मीन्स इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो इसमें जो नोड होगा वो 0 होगा। psi 2 एंड psi 3 में जो नोड होगा वो 1 होगा। psi 4 एंड psi 5 में नोड 2 एंड psi 6 में नोड विल बी 3। जो जैसे जैसे लेवल इनके इंक्रीज होते चल जाएंगे वैसे वैसे एक नोड इनमें इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोड क्या होगा, प्लेन हम पास करते हैं। बेसिकली नोड में क्या होता है, नोडल प्लेन पास करना होता है। वहाँ पे प्लेन कहाँ पास होगा, जहाँ पे सिमेट्री अलग अलग होगी। 2 लोब्स के बीच में अगर सिमेट्री अलग है, साइन प्लस और माइनस अलग है लोब के, तो वहाँ पे एक प्लेन पास हो सकता है। अगर सेम साइन है वहाँ प्लेन पास नहीं हो सकता। आप देखिए इसमें सारे ऊपर वाले जो लोब्स हैं उन सब में पॉजिटिव साइन है, इट मीन सारे सेम साइन के हैं। यहाँ कोई प्लेन पास नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो नोडल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन है वो 0 है। उसके बाद psi 2 में देखिए आप, इनमें जो साइन ऑफ लोब है वो इस तरह से है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे एक जो आपका रिंग है वो बिल्कुल प्लेन में है, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड से ऊपर से एक प्लेन डाला जा सकता है जो दोनों पार्ट्स को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, और दोनों साइड में जो लोब के साइन आएंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन पास हो सकता है इन दिस मैनर, और सेम एज इट इज psi 3 में एक नोडल प्लेन जो है वो पास हो सकता है। अगेन psi 4 एंड psi 5 में बात करें तो यहाँ पे 2 नोड्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है इनके साइन अलग हैं, ये ऑर्बिटल के साइन अलग हैं, तो यहाँ पे एक प्लेन इस तरह से पास किया जा सकता है। और अब देखिए यहाँ पे तो ये वाली ऑर्बिटल्स और ये वाली ऑर्बिटल के भी आपस में साइन अलग है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एक प्लेन इस तरह से पास किया जा सकता है। और जो आपका psi 6 है इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये अलग साइन है, ये अलग साइन है, तो एक नोड ये जा सकता है। देन आप देखेंगे ये वाली लोब्स अपोजिटली साइन है, तो एक नोड यहाँ जा सकता है, और थर्ड नोड जो होता है यहाँ बिल्कुल बीचों बीच जो इनके है वो जा सकता है इस तरह से, बिकॉज यहाँ पे भी जो साइंस है वो क्या है, अपोजिट साइंस है। तो यहाँ पे इस तरह से प्लेन पास हो सकता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर मोलिकुलर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो नोड हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ वन रिंग कंबाइन विद द 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ अनदर रिंग एंड फॉर्म्स 12 मोलिकुलर ऑर्बिटल। लीनियर ग्रुप मोलिकुलर ऑर्बिटल का वो फॉर्मेशन करती हैं, और
ये जो लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, ये मेटल की ऑर्बिटल से अगर इनकी सिमेट्री मैच कर जाती है तो उनके साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेबल में, आपको यहाँ पे जो है आपको लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल ऑफ 2 रिंग्स जो हैं 12 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस तरह से ये स्टार्टिंग में दोनों रिंग के पास में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन शो करती हैं दोनों रिंग्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसके बाद में ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल 12 का फॉर्मेशन करती हैं। और उसके बाद जो होती है, जो क्रोमियम मेटल एटम होता है उसकी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, एस ऑर्बिटल होती हैं, पी ऑर्बिटल होती हैं, जो सिमिलर सिमेट्री की है, वो जो लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल के साथ सिमेट्री मैच करती है उनको उनके सामने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो लीनियर ग्रुप ऑर्बिटल A1G है उसकी सिमेट्री मैच करती है मेटल के 4s एंड 3dz² से। जो A2U है वो मैच करती है विद द 4pz ऑफ मेटल एटम। E1U मैच विद द 4px एंड 4py ऑफ मेटल एटम। E1G मैच विद द 3dx एंड 3dyz ऑफ द मेटल एटम। E2G मैच विद द 3dxy 3dx² माइनस y² ऑर्बिटल। E2U के लिए मेटल में ऐसी कोई ऑर्बिटल नहीं है जो इसकी सिमेट्री से मैच करती हो। B2G की भी कोई मैचिंग नहीं होती मेटल ऑर्बिटल से, और B1U की भी कोई मैचिंग नहीं होती मेटल एटम से। तो ये जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं नॉन बॉन्डेड रह जाती हैं, ये बॉन्ड नहीं कर पाती मेटल एटम के साथ में। और यहाँ पे आपको जब ये आपस में ओवरलैप करेंगी इस तरह की मैचिंग के साथ, तो यहाँ पे इस तरह से बेंजीन की जो ये एरिन कॉम्प्लेक्स है आपका, उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। ये इसके साथ ओवरलैप करेगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये मैचिंग सिमेट्री के साथ जब ओवरलैप होगा तो इस तरह से आपका यहाँ पे फाइनल कॉम्प्लेक्स के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएंगी। इसमें फिर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फिल किए जाएंगे। यहाँ पे क्रोमियम मेटल है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग आ रहे हैं। क्रोमियम मेटल के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे फिल कर दिए जाते हैं। अगर दूसरा मेटल एटम होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन्स तो भी रिंग से उसमें भी आएंगे, फिर दूसरे मेटल एटम में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो साथ में इस मोलिकुलर ऑर्बिटल पैटर्न में फिल किए जाएंगे। यहाँ पे आपको जो मिल्किन सिंबल दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में G और U वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज G कॉरस्पॉन्ड टू G रेड एंड U कॉरस्पॉन्ड टू द अनजीरेड। G रेड अनजीरेड जो होते हैं इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री को शो करते हैं। अगर इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे G रेड आता है, और अब्सेंट होती है तो अनजीरेड यूज किया जाता है। जो E1G ऑर्बिटल है यहाँ पे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है, वो कंबाइन करती है मेटल की 3dxz और 3dyz के साथ, और फॉर्म करती है वहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। और ये जो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है वही जो ये कॉम्प्लेक्स है उसको जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उन 2 पाई स्ट्रॉन्ग की वजह से ही इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस कॉम्प्लेक्स में। देखिए इसका डिटेल डायग्राम। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड हमने 2 रिंग्स रखी हैं, उनकी लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल 12 यहाँ पे इस फॉर्मेशन में यहाँ पे शो है आपकी 12 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। इन दिस साइड आपकी क्रोमियम मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है 3d 4s एंड 4p। उसके बाद अब इनका कॉम्बिनेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी मैचिंग सिमेट्री के साथ में। तो आप यहाँ देखिए A1G ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जो है A1G ऑफ द क्रोमियम मेटल के साथ ओवरलैप करेगी और सिग्मा A1G का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें दोनों से की साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपके ये जो ऑर्बिटल्स है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज ईच रिंग डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। फिर आपका जो A2U होता है, आप यहाँ देखिए 3D में कोई भी A2U सिमेट्री की ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। आपका 4p कैरी द A2U, बट द डिस्टेंस ऑफ 4p A2U एंड द लिगेंड A2U इज़ वेरी लार्ज। सो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स भी होने के बावजूद मैच नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो A2U ऑफ लिगेंड है वो नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा, और ऊपर जाके आपका A2U ऑफ P ये वाला भी नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा, और ये वाला A2U भी आपका नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे फ्रॉम द बेंजीन लिगेंड। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो टोटली लिगेंड के आ रहे हैं, मेटल का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऊपर वाला जो नॉन बॉन्डिंग है वो वैकेंट रहेगा, बिकॉज वहाँ तक जाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचते इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। आफ्टर दैट क्या होगा, E1G यहाँ पे इसमें देखिए आपका E1G प्रेजेंट है। ये E1G ऑफ मेटल एटम कंबाइन विद द E1G ऑफ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल टू फॉर्म द E1G पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका जो है E1U
ऑफ दिस एंड E1U ऑफ P। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो एनर्जी है वो ज़्यादा है बट इस वाली एनर्जी से थोड़ी कम है, सो दे E1U ऑफ लिगेंड एंड E1U ऑफ 4P कैन ओवरलैप टू फॉर्म द 2 E1U ऑर्बिटल्स, जिनको भी हम फिल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम में 2G बचता है और आप देखेंगे कि 2G ऑफ लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये 2G और ये 2G ऑफ मेटल एटम ओवरलैप करते हैं एंड यहाँ पे अगेन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। E1G यहाँ फॉर्म हुआ था, इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ E1G एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा और आपका यहाँ पे ये E2U है, E2U इस साइड कोई भी E2U प्रेजेंट नहीं होता। अभी हमने वहाँ पे जब मैचिंग देख रहे थे कि लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल की सिमेट्री कौन से मेटल ऑर्बिटल से मैच करती है, तो हमने देखा था ऐसी कोई भी मेटल ऑर्बिटल नहीं है जिसकी सिमेट्री E2U से मैच करे, तो ये अगेन नॉन बॉन्डेड रह जाती है। B1U भी नॉन बॉन्डेड रह जाती है और B2G भी नॉन बॉन्डेड रह जाती है बिकॉज मेटल के पास ऐसी कोई ऑर्बिटल नहीं है जो इन लिगेंड के ऑर्बिटल से सिमेट्री मैच करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब अगर साथ साथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं तो अब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फिल होने वाले हैं वो 18 होंगे, 6 फ्रॉम दिस रिंग, 6 फ्रॉम दिस लिगेंड एंड 6 फ्रॉम द क्रोमियम। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा इस कॉम्प्लेक्स में दैट विल बी A1G, ठीक है। और जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी दैट विल बी E*1G। अब अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है दूसरा एरिन कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 19 है या 20 हैं, उसमें जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा बिकॉज वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। साथ साथ में उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है वो उसको अनस्टेबल बनाता है। बॉन्डिंग में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको उतना ही स्टेबल बनाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ द एरिन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे टेबल में आपको गिवन है। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, ये डार्क ब्राउन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 284 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर एक बेंजीन रिंग को रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए विद 3 कार्बोनिल लिगेंड्स, तो ये येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 162 होता है, ठीक है। अब मेटल एटम अगर डिफरेंट है यहाँ पे तो येलो सॉलिड होगा, 125 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो अलग अलग कंपाउंड्स के ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जनरली ये सॉलिड कंपाउंड फॉर्म करता है बट कलर और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी करता है कि लिगेंड कौन सा है अदर देन द एरीन रिंग और उसके पास मेटल कौन सी अटैच है, उस पर डिपेंड करता है। इन जनरल अगर बात करें तो जो एरीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं और थर्मली लेस स्टेबल होते हैं दैन दैट ऑफ द साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। eta5C5H5 कॉम्प्लेक्सेस से ये वाले कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, यानी कम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं और मोर रिएक्टिव भी होते हैं। तो जो आपका bis eta6 एरीन कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने अभी क्रोमियम का पढ़ा, bis eta6 एरीन कॉम्प्लेक्स ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है अमंग द ऑल bis eta6 कॉम्प्लेक्सेस। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका क्रोमियम बीटा bis eta6 एरीन कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। और अगर इसके अलावा हम दूसरे कोई मेटल एटम को यहाँ पे लगाते हैं, सपोज हम मैग्नीज को लगा रहे हैं या फिर हम वेनेडियम को लगा रहे हैं विद द 2 eta6 रिंग, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन को पूरा फिलफिल नहीं करेगा। सो दैट कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होगा। जब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए बाय द अल्काइल, तो जो रिंग की डोनेशन पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। और ऐसे केस में जो आता है कि आपका जो रिंग है वो मेटल के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बॉन्ड बनाता है बिकॉज मेटल के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है ड्यू टू द पाई आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल आर ग्रुप, जिससे कि वो आसानी से मेटल को अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। अगर कंपेयर करा जाए विद द अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ में, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात किया जाए कि जो bis एरीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था उसको हम रिप्लेस कर दें रुदीनियम के साथ में, ठीक है, यानी हम रुदीनियम का
मिथाइल सब्सटीट्यूटेड बिस एरिन कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो वो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रुदीनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2 रिंग्स आ रहे हैं, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स इस मैनर में क्या होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। अगर इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल में हम देखें, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, हमने बताया था, यहाँ पे डिस्कस किया था कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है A1G तक फिल किए जाते हैं। यहाँ तक जो है 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुकी है। अब इसके बाद 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ E*1G में आएगा, जो कि उसको अनस्टेबल बनाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो। पर ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी क्रोमियम की तरह ही स्टेबल होता है। और जो आपका रिंग है यहाँ पे जो होता है वो प्लेनर नहीं होगा। जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था जिसमें रिंग ईटा-6 की तरह बिहेव कर रही है, वो आपकी प्लेनर रिंग है। लेकिन इस रुदीनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ना होकर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही रहती है। बट इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, रिंग को अपनी प्लेनरिटी डिस्टोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे जो रिंग है वो अब ईटा-4 में एग्जिस्ट करेगी इन दिस रुदीनियम केस, और यहाँ से जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, ईच रिंग 4 इलेक्ट्रॉन विल डोनेट, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे इस रिंग से आएंगे, और जो आपके बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रुदीनियम से आएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये स्पीसीज सॉरी वन रिंग, दोनों रिंग नहीं, एक रिंग यहाँ पे अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर लेती है, ईटा-6 से ईटा-4 में बिहेव करेगी। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिंग और 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिंग, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रुदीनियम। तो ये स्पीसीज भी क्या होगी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। बट इन दिस केस जो रिंग है वो प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज जब वो ईटा-4 में कन्वर्ट होती है तो वो प्लेनरिटी से डिस्टोर्ट हो जाती है। अगर आगे हम बात करें, जो इसमें ईटा-4 में जब वो कन्वर्ट हुई तो उसके 2 कार्बन एटम जो है वो अनकोऑर्डिनेटेड रह गए विद द मेटल एटम, और जिससे कि क्या होगा, एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग विल गेट डिस्ट्रॉय। ईटा-6 जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या साइलेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शंस जो को नहीं देते हैं, जो कि बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। लेकिन जब ये बेंजीन रिंग किसी मेटल से अटैच होकर एरिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, उस केस में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है। नॉर्मल कंडीशन में अगर दूसरे इसके साथ कंडीशन प्रोवाइड की जाए, दूसरे रिएजेंट इसमें डाले जाएँ, तब वो ये रिएक्शन देती है। उसकी रिएक्शन ना देने का रीज़न क्या है कि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम को डोनेट कर दिए, जिससे कि रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम हो गई है। अब वो इतनी नहीं है कि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा सके। तो जब एरिन जो बेंजीन है आपका मेटल बॉन्डेड हो जाता है, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के। ये अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जो ईटा-6 जो रिंग है, यानी एरिन जो है वो जो मेटल एटम के साथ लेस फ्रिमली अटैच्ड होता है कंपैरेटिवली ईटा-5 रिंग के। साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो ग्रुप है वो मेटल के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कंपैरेटिवली बेंजीन रिंग के। इसका रीज़न भी यही होता है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 कार्बन एटम पे डोनेट सर्कुलेट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 कार्बन पे ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे जो 6 कार्बन एटम होते हैं रिंग में, यहाँ पे बेंजीन में, वहाँ पे वो 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 कार्बन एटम पे लोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम मानी जाती है रिंग के ऊपर, जिससे कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देते टाइम कंपैरेटिवली वो लेस स्ट्रॉन्ग जो होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो जो आपका ईटा-6 कॉम्प्लेक्स है उसमें ईटा-6 रिंग को आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकता है कोई भी एक्सटर्नल लिगेंड, बिकॉज जो रिंग और मेटल का बॉन्ड है दैट इज नॉट सो फर्मली स्ट्रॉन्ग। सो इट कैन शोज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एरीन जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखा हमने बिस एरीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो एरीन रिंग है वो लेबाइल की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है आपका दूसरा Cr क्रोमियम कार्बोनिल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जो होते हैं बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 कार्बोनिल विल डोनेट द 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 कार्बोनिल जो है इस कार्बोनिल क्रोमियम से डिटैच हो जाते हैं और इस रिंग क्रोमियम पे रख जाते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिंग, और ये रिंग जो होती है दूसरे क्रोमियम पे जाके अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ दिस एरीन ट्राई कार्बोनिल एरीन क्रोमियम का फॉर्मेशन होता है।
इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपने सब्स्टिट्यूशन देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा कि एक रिंग डिस्प्लेस होगी, एक अभी प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन रिंग जो होती है दोनों के दोनों भी रिमूव आउट हो सकती हैं। मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेंजीन रिंग भी हो सकता है अगर कोई एक्टिव लिगेंड प्रेजेंट है तो। जैसे कि सपोज यहाँ देखते हैं हम 6pf3 ये हाईली एक्टिव लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है, तो ये जो होता है यहाँ पे इस केस में दोनों की दोनों रिंग्स जो होती हैं क्रोमियम को लीव कर जाती हैं और उसकी जगह पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर pf3 जो है उसके 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पे क्रोमियम के साथ अटैच हो जाते हैं और ये अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो बेंजीन रिंग आसानी से डिस्प्लेसमेंट शो कर सकती है। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम को देने के बाद स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करती है, तो ये आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पे ये इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है आयरन कॉम्प्लेक्स का। इसमें आपका जो है सोडियम के साथ में का जो सोल्ट है यहाँ पे, इसमें OCH3 विल बी न्यूक्लियोफाइल पार्ट और ये जो है आपका अटैक करेगा इस, ये हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन फॉर्म में देख सकते हैं, इस तरह से है ये, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे आपका OCH3 अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है इधर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपका जो एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बन जाता है, जिससे प्लेनरिटी ऑफ द रिंग डिस्टोर्ट हो जाती है। उसके बाद प्लेनरिटी या एरोमेटिसिटी को दोबारा से गेन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो क्लोराइड है वो यहाँ से एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ OCH3 और Cl दोनों लग गए। यहाँ पे क्या हो गया, sp3 क्रिएट हो गया। अब इसको अगेन sp2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जो है वापस इस पे पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आता है और क्लोराइड जो है Cl नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिससे अगेन एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग अराइज हो जाती है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो कर सकता है। H नेगेटिव भी यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगेन वही सेम प्रोसीजर होगा, H नेगेटिव जब अटैक करेगा तो आपका एक कार्बन जो है sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में इसमें से फिर आपका रिमूवल ऑफ नेगेटिव पार्ट होके अगेन एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो वहाँ पे अगर आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका एक रिंग साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है जैसे कि ये वाली, और एक रिंग आपका एरीन रिंग है। उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो पहले एरीन रिंग के ऊपर होगा, बिकॉज एरीन विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एरीन पे अटैक करेगा। जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो यहाँ पे अभी भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट देता है कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के। अब आप इस रिएक्शन में देख रहे हो जो आपका हाइड्राइड आयन इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो आपका ये जो रिंग है वो इसके 5 कार्बन एटम जो है वो अब आयरन से अटैच्ड है। जो 6 कार्बन एटम था इसका, छठे नंबर का कार्बन एटम, वो अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, वो इससे अटैच नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो रिंग ईटा 6 थी वो अब कन्वर्ट हो गई है ईटा 5 फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ईटा 6 टू ईटा 5 हेप्टोट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है। और इस तरह की शिफ्ट ये बहुत सारे केसेस में शो करती है। आपको नीचे भी एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, जब इसका रिएक्शन कराया जाता है कैटायनिक एडीन कॉम्प्लेक्स का जब रिएक्शन कराया जाता है फिनाइल लिथियम के साथ में, तो अगेन यहाँ पे जो आपका फिनाइल ग्रुप होगा वो नेगेटिवली स्पीसीज होगी, दिस इज नेगेटिव, इट मीन्स इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, Li विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा तो अगेन यहाँ पे sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा और जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो वो 5 कार्बन जो होते हैं रेनियम के साथ बॉन्डेड होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन जो हैं इधर वाले ये रेनियम के साथ अटैच है इस केस में। तो यहाँ पे जो हिप्टासिटी ऑफ दिस रिंग है वो ईटा 5 है, ना कि ईटा 6। दोनों रिंग में अटैच कर रहे हैं बिकॉज 2 मोल हमने यहाँ पे लिए थे फिनाइल लिथियम के, तो यहाँ पे दोनों ही रिंग ईटा 6 से ईटा 5 हेप्टोट्रोपिक शिफ्ट को शो कर रहा है। इसके अलावा बेंजीन रिंग ईटा 6 से ईटा 4 में भी जाता है, जिसको ईटा 6 टू ईटा 4 शिफ्ट कहा जाता है। और यहाँ पे एग्जांपल आप हमने ऊपर पीछे भी हमने इसका एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट जो ये रिएक्शन शो करता है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये आपका कॉम्प्लेक्स है एरीन कॉम्प्लेक्स, इसको जब ट्रीट किया जाता है पोटेशियम के साथ में तो इसका एनायनिक फॉर्म क्रिएट होता है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, इसलिए जब आफ्टर द रिएक्शन विद पोटाशियम एक एल्कली मेटल है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है और रिड्यूस कर देती है इस कॉम्प्लेक्स को इन दिस मैनर। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रोडक्ट में और रिस्ट्रिक्टेड में सेम रहता है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट रहता है।
तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन था, आफ्टर गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम, ये स्पीसीज अगेन 18 ही बनी। ये 20 में कन्वर्ट होना जानी चाहिए थी आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम, लेकिन ये अभी भी 18 है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक जो रिंग है आपका, वो आपका ईटा 6 से ईटा 4 में कन्वर्ट हो गया था जब रिडक्शन हो रहा था इसका। तो एक रिंग आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, एक रिंग आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए फ्रॉम द रिंग 10। और जो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी यहाँ पे रिंग एक ही प्रेजेंट है, तो जो ईटा 6 रिंग थी वो 4 में कन्वर्ट होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग डोनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। और 6 यहाँ पे 3 कार्बोनिल है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्रोमियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 6, और जो आपका यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चार्ज और द कॉम्प्लेक्स है, वो इसको फिलफिल करके 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाने के लिए भी आपका जो रिंग है वो एप्टासिटी चेंज कर सकता है, जिसको हम फ्लक्सोनियल लिगेंड कहते हैं, जो अपनी एप्टासिटी को चेंज कर सकता है। दोज लिगेंड आर नोन एज द फ्लक्सोनियल लिगेंड। रिडक्शन के साथ साथ ये ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें कि जो ईटा 6 एरिन रिंग है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है ऑन द ट्रीटमेंट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक O2I2। जब हम के से रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2I2 से रिएक्शन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अब केटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस मैनर। नेक्स्ट ये रिएक्शन जो है वो मेटलेशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। मेटलेशन रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता जितना फेरोसिन में होता है, बिकॉज मेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग के ऊपर अटैच होता है। और जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बहुत रेसली रिएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर डोनेशन टू द मेटल एटम। तो ये फेरोसिन के कंपैरेटिवली कम जो होता है मेटलेशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन फिर भी जैसे ये आपका ऑर्गेनोलिथियम है, रिएजेंट है, जब इसको ट्राइथर की प्रेजेंस में इससे हीट किया जाता है, आपका इस क्रोमियम, यहाँ पे बेंजीन रिंग देखिए, आपका सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है, पेंटाफ्लोरो बेंजीन रिंग है यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन को जो है ये लिथियम जाके अटैच हो जाता है, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लिथाइल लिथेशन मोनोलिथियो जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है रिंग में। और ये जो मोनोलिथो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है ये फर्दर बहुत सारी रिएक्शन शो कर सकता है, जैसा कि हमने फेरोसिन के केस में भी देखा था। जब ये मोनोलिथियम बना था या डाइलिथियम बना था, ये बहुत सारे दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करके बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था। ये भी ऐसे ही कर सकता है। जो आपका मोनोलिथो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। वो किसी पर्टिकुलर मेटल कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके उसको भी यहाँ पे अटैच करा सकता है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ReICO5 के साथ जब मोनोलिथियम यहाँ पे अटैक करेगा तो ये Li ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, और ये Re जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस साइड के ऊपर। इसी तरह से ये Si जो है वो लिथियम को डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ पर खुद जाके अटैच हो जाता है। इस तरह से भी ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कराने में यूजफुल होता है, मोनोलिथो स्पीसीज ऑफ द एरिन कॉम्प्लेक्सेस। So this is all about the arene complexes from my side. I hope you will understand the topic. Thank you.